प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम कर रहे हैं पृथक्करण की विधियाँ। इसमें हमने देखा था कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। अब देखिए, हम करने जा रहे हैं दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो पानी और एसीटोन। एसीटोन एक ऐसा पदार्थ होता है जो थोड़ी सी गर्मी पाने पर ही भाप के रूप में निकल जाता है। एसीटोन और जल का मिश्रण लेंगे, उसको एक आसवन फ्लास्क, देखो गोल सिरे वाली फ्लास्क होती है, ऊपर उसकी पाइप होती है, इसको हम आसवन फ्लास्क बोलते हैं। आसवन फ्लास्क में लेते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं और कोरक लगाकर, पहले कोरक लगाकर क्या करेंगे, उसमें थर्मामीटर सेट करेंगे। कोरक लगाएंगे ताकि उसकी जो आँच है, वाष्प बनेगी, वो बाहर ना निकले, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, उसको गर्म करना शुरू करेंगे और जो उसकी भाप निकलेगी उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसको एक कंडेंसर क्या होता है, जहाँ से हम ठंडा पानी डालते हैं और गर्म पानी उसमें से निकलता है, दो सिरे होते हैं इसके अंदर। तो हम जैसे गर्म करना शुरू करेंगे तो उसका तापमान बढ़ेगा। मिश्रण का तापमान बढ़ने से क्या होगा, जो भी हमारा घटक है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, कम है, वो जल्दी भाप के रूप में बनेगा, भाप बन कर आएगा। तो एसीटोन का मैंने बताया कि थोड़ी सी गर्मी पाते ही भाप बन जाता है। तो एसीटोन क्या करेगा, वाष्पित होगा और भाप के रूप में कहाँ से निकलेगा, ऊपर जाएगा और इस प्रकार से पाइप से होता हुआ कंडेंसर जल संगणक से गुजरेगा। जल संगणक मैंने बताया कि बिल्कुल बर्फीला पानी है, यहाँ से निकलेगा पाइप से, और बर्फ़ का जो पानी है वो उसको भाप को ठंडा कर देगा और भाप धीरे धीरे बूंद बूंद करके आएगी और बीकर में डलेगी, ठीक है ना। तो एसीटोन हमें प्राप्त होगा एक बीकर में और पानी बच जाएगा हमारा आसवन फ्लास्क में, ठीक है ना। तो ये दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए आसवन विधि है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये पता लगा सकते हैं कि किस तापमान पर एसीटोन जो है भाप रूप में बदला, यानी कि एसीटोन का क्वथनांक भी हम इसमें चेक कर सकते हैं कितना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, यानी कि बिना खराब हुए उबल जाते हैं, तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है, क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो 75 डिग्री सेल्सियस पे एक आ गया और 80 डिग्री सेल्सियस पे दूसरा आ गया, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। 25 केल्विन से भी कम का अंतर होता है ना, उनको पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन। अभी हमने क्या था, आसवन, ऊपर कौन सा क्या था, हमने आसवन विधि देखी थी। अब हम करेंगे प्रभाजी आसवन, ठीक है ना। आसवन किसके लिए की थी, आसवन उन मिश्रणों के लिए, उन घटकों के लिए की थी जिनके क्वथनांकों में अंतर ज़्यादा होता है। लेकिन यदि क्वथनांक, दो घटक जो हैं घुलनशील द्रव हैं, उनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, तो उनको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, वायु जो है गैसों का मिश्रण है, तो इसकी जो अलग गैसें हैं उनको अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम के जो घटक हैं उनको अलग करने के लिए भी हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान होता है, सारा कुछ सेम होता है उसके, बस थोड़ा सा क्या करना होता है, आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ लगाते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा, देखो भाप बंद करने के लिए ना, तो बीच में डॉट डॉट दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रभाजी कॉलम बोलते हैं इसको। क्या काम होता है इसका, इसका काम होता है कि जैसे ही भाप बंद करने निकलेगा ना हमारा एक घटक, वो ऊपर आएगा, तो कहीं पीछे पीछे दूसरा ना आ जाए, फिर तो मिल जाएंगे आपस में, वो मिल जाएंगे ना। तो क्या करेंगे, जिसकी हम गर्म करेंगे, भाप बन कर आएगा, तो पहला जो है वो भाप बंद करने निकलेगा ना, तो इस पर भाजी कॉलम में से गुजरते 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 इसको तो टाइम लगेगा, तो वो ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तब तक कि भाप बन के बूंद बूंद करके हमारा
एक घटक प्राप्त हो जाएगा। दूसरा घटक जैसे ही तैयार होगा उनको इस प्रभाजी कॉलम से गुजरने में टाइम लगेगा, तब तक हमारा पहला वाला जो घटक है वो हमें बर्तन में प्राप्त हो चुका होगा। तो यानी कि प्रभाजी कॉलम जो अलग होता है, बाकी सारा सिस्टम प्रभाजी आसवन का सारा जो उपकरण है, सेटिंग है, वो साधारण आसवन की तरह होती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए जगह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। ठीक है, ये देखिए बताया है इसने। वायु में गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं, इसने बताया ना। इसका काम क्या होता है बेटा, ये गुटके जो हैं, शीशे के गुटके हैं, वो वाष्पों को ठंडा और संघनित करने के लिए सतह प्रदान करते हैं। अच्छा, उसके बाद है वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं। वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है। इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करते हैं। तो इसके चरण कौन कौन से हैं। पहला जो चरण देखिए, वायु क्या करते हैं, दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं और ठंडा करते हैं। पहले वायु को संपीड़ित करते हैं, ठंडा करते हैं ताकि वो द्रव बन जाए। ठीक है ना, पानी की तरह बन जाएगी, द्रवित वायु हो जाएगी वो। प्रभाजी को आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना है। गर्म करेंगे विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। एक गैस भाप बंद कराएगी। ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग तापमान पे दिखा रखा है इसने, क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में। -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या बन जाएगी, वाष्पित हो जाएगी। -186 डिग्री सेल्सियस पर बेटा ऑर्गन आ जाएगी। -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन आ जाएगी। ठीक है ना, भाप बंद कर निकलेंगी बाहर ये। उसके बाद देखिए, ये सेटअप दिखा रखा है, चित्र दिखा रखा है। वायु के घटकों का पृथक्करण। छानक ले रखा है, पहले वायु को छानते हैं, वायु को यहाँ से प्रवेश करवाते हैं, फिर वायु पर दबाव डालते हैं, फिर गर्म वायु वहाँ से गुजारते हैं, वायु को थोड़ा हल्का गर्म करते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे गर्म करते हैं वायु को प्रभाजी आसवन कॉलम में। उसके बाद यहाँ से वो गुजरेगा तो ठंडा होके, वाष्पित होके वो भाप बनेगी उसकी, ठंडा होगा और धीरे धीरे वो यहाँ से गुजरेगा और ठंडा होकर के जैसे कि एक एक गैस अलग अलग होती जाएगी। ठीक है, तो आज हमने देखा आसवन और प्रभाजी आसवन। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे इसी के साथ। थैंक यू। चलो देखिए, इसमें थोड़ा रहता है ये, यदि हम वायु में से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए हमें पहले वायु पर दाब बढ़ाते हैं, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा करते हैं। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म करते हैं, जहाँ सभी गैसें अलग अलग ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांकों के अनुसार अलग हो जाती हैं। तो अब इस प्रकार से हमें अलग अलग गैसें प्राप्त होती हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त करते हैं। इट्स ओके, हैव अ गुड डे।